क्या फायदा हुआ तुमसे विवाह करने का रानी प्रभा? इतने वर्ष बीत गए और तुम मुझे एक संतान नहीं दे सकी। मेरे साथियों को देखो, उनके बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और मैं अभी तक एक संतान के लिए भी तरस रहा हूँ। ना जाने किस मूर्ख से पाला पड़ा था मेरा। को जली कटी बातें सुनाकर राजा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। रानी चुपचाप राजा की बातें सुनती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। यदि मेरी कोई संतान नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने जानबूझकर तो अपने साथ ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि इसमें मेरी गलती है। हे ईश्वर, मेरी परीक्षा के दिन कब खत्म होंगे? रानी राजा और अन्य लोगों के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। एक दिन उसके महल में एक बूढ़ी दासी आती है। बूढ़ी दासी रानी की समस्या को समझ जाती है। देखो रानी प्रभा, मैं जानती हूँ तुम्हारे विवाह के कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। इसीलिए तुम्हारा महत्व इस राज्य में और राजा के जीवन में खत्म होता जा रहा है। लेकिन यदि तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वो कैसे माई? क्या सच में तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो सके? अगर है तो मुझे बताओ। संतान पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे बुरा व्यवहार और बर्दाश्त नहीं होता। वो बूढ़ी दासी रानी प्रभा को लेकर एक साधु के पास पहुँचती है। साधु राजा और रानी की कुंडली देखते हैं। अवश्य रानी, तुम्हारे भाग्य में 2 संतानों का सुख है, किंतु वो संतान पुत्र नहीं बल्कि 2 सुंदर पुत्रियां होंगी और निश्चित ही तुम्हारी पुत्रियां तुम्हारे और महाराज के गौरव का कारण बनेंगी। रानी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वापस आकर राजा को सारी बात बताती है। वो कहती है कि महाराज चिंतित ना हो, क्योंकि साधु महात्मा ने उसे बताया है कि उसके भाग्य में 2 पुत्रियों का सुख है। क्या इतने वर्षों बाद संतान होगी, और वो भी पुत्री के रूप में? अरे हे ईश्वर, कम से कम एक राजकुमार तो मेरे भाग्य में लिखा दिया होता, ताकि मेरे बाद वो राजा बन सकता। तुम्हारी 2 लड़कियों को लेकर मैं क्या करूंगा? राजा कौन बनेगा, बताइए आप। महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कितने वर्षों बाद आप पिता बनेंगे। वो पुत्र हो या पुत्री, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर वो हमारी संतान होगी, हमें माता पिता बुलाएगी। राजा को इस बात से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। रानी उसे बहुत समझाती है, लेकिन फिर भी वो पुत्री के पिता बनने से खुश नहीं होता है। कुछ समय बाद रानी गर्भवती होती है और 2 सुंदर पुत्रियों को जन्म देती है। जब दासी ये खबर लेकर राजा के पास आती है, बधाई हो महाराज, बधाई हो। इतने वर्षों बाद आपकी रानी ने 2 संतानों को जन्म दिया है। आपकी 2 पुत्रियां हुई है, अब आप पिता बन गए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। दासी राजा के पास बधाई देने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि राजा एक नई रानी से शादी करके आए हैं। दासी को ये देखकर बहुत दुख होता है। अरे अभी कोई खुशी की बात है भला? पुत्री का जन्म किसे सुख देता है? जाकर कह दो अपनी रानी से कि मैं अपने लिए नई महारानी रानी सुभद्रा लेकर आया हूँ, जो मुझे इस राज्य का वारिस देंगी। दासी ने जब रानी को बताया कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो रानी इस बात से बहुत दुखी हुई, लेकिन अपनी बेटियों का मुख देखकर रानी बहुत खुश थी। रानी ने अपनी एक बेटी का नाम मीरा रखा तो दूसरी का नाम नैना। वो दिन रात अपनी बेटियों के लालन पालन में व्यस्त हो गई। मेरी प्यारी बेटियां, तुम्हारे आने से तुम्हारी माँ बहुत खुश है। मुझे पता है एक दिन जब तुम दोनों बड़ी हो जाओगी ना, तो मेरे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। अब जल्दी जल्दी तुम दोनों बड़ी हो जाओ।
दूसरी रानी बड़ी महारानी और उनकी बेटियों का प्रेम देख रही थी। मन ही मन उसे बड़ी महारानी की मुस्कान बहुत खल रही थी। अपनी बेटियों को देखकर बड़ा खुश हो रही है। कहीं ऐसा न हो महाराज को भी संतान का मोह हो जाए और वो इन्हें अधिक प्रेम करने लगे, फिर तो मेरा वजूद खत्म ही हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे पहले कि महाराज को संतान का मोह हो जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन जब छोटी रानी देखती है कि महारानी की दोनों बेटियां पालने में झूला झूल रही है, तब वो सोचती है कि दोनों लड़कियों को उठाकर किसी दूसरे नगर में भेज दिया जाए, जिससे कि उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये अच्छा मौका है, दोनों लड़कियां अकेली है। अभी दोनों को उठाकर किसी विश्वास पात्र नौकर को दे देती हूँ और फिर वो उन्हें जंगल छोड़ाएंगे। उसके बाद इस नगर में केवल और केवल मेरी संतानों का राज होगा। रानी पालने के पास जाती है और लड़कियों को उठाने की कोशिश करती है। एक लड़की को अपनी गोद में ले लेती है, लेकिन दूसरी लड़की रोने लगती है। इस कारण रानी एक लड़की को लेकर वहां से चली जाती है और उसे एक सैनिक को दे देती है। ध्यान रहे, ये लड़की कहाँ पर है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसे किसी भयानक जंगल में छोड़ कर आना ताकि जानवर इसे खत्म कर सके। यह लड़की दोबारा लौटकर इस नगर में न आने पाए। सैनिक छोटी महारानी की बात मान लेता है और छोटी बच्ची को लेकर जंगल चला जाता है, पर उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है और वापस चला जाता है। इधर एक पुत्री के गायब हो जाने से बड़ी महारानी बहुत दुखी हो जाती है। महाराज, कुछ कीजिए महाराज, हमारी एक पुत्री अपने पालने से गायब हो गई है। जरूर से कोई उसे उठा कर ले गया है। आप सैनिकों को भेजिए ना महाराज, ताकि वो उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। अरे क्या बकवास करती हो, मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है जो मैं तुम्हारी पुत्रियों को खोजता फिरूं। क्या इस राज दरबार में कोई और काम नहीं है? वैसे भी तुम्हारी एक बेटी गायब हुई है, लेकिन दूसरी बेटी तो तुम्हारे पास है ना, फिर क्या जरूरत है जो नहीं है? उसके पीछे भागने की चली हो। चलो जाओ यहाँ से। कोई भी रानी की खोई हुई बेटी को ढूंढने में उनकी मदद नहीं करता है। छोटी रानी कई बार दूसरी लड़की को गायब करने का प्रयास करती है, लेकिन हर बार बड़ी रानी सावधान रहती है। इस कारण वो उस बेटी का बाल भी बांका नहीं कर पाती है। कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हो जाती है। मेरी बेटी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। काश आज तुम्हारी बहन भी होती तो तुम दोनों को देखकर मैं कितनी खुश होती। ना जाने मेरी दूसरी बेटी इस समय कहाँ पर होगी, वो जीवित भी होगी या नहीं होगी। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम देखना, एक दिन वो जरूर लौट आएगी। हम उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो माँ, तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा ये कष्ट व्यर्थ नहीं जाएगा। तभी छोटी महारानी अपने बेटे राजकुमार अजय के साथ वहां पर आती है। वो राजकुमारी मीरा और उसकी माँ की बातें सुनकर हंसने लगती है। हाँ हाँ, किसे ढूंढने की बात हो रही है? वो जो मर चुका है वो कभी लौट कर नहीं आता। तुम दोनों भले ना विश्वास करो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी जुड़वा बहन इस दुनिया में नहीं है और अब तुम दोनों को भी जल्द ही इस दुनिया से जाना होगा। बस रानी बस, आप शायद भूल रही है कि मेरी माँ इस नगर की बड़ी महारानी है और मैं राजा की बड़ी संतान। इसीलिए आप मुझे इस तरह से बात ना करें, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं। छोटी रानी राजकुमारी और बड़ी रानी को बातें सुना रही होती है। तभी राजा वहां पर आ जाते हैं। राजा को आता हुआ देखकर छोटी रानी नाटक करके रोने लग जाती है। वो जानबूझकर अपने सिर को दीवार पर मारने लगती है। मैं जानती हूँ तुम राजा की बड़ी संतान हो और हो सकता है राजा तुम्हें पूरा नगर सौंप दे और फिर उसके बाद में
मैं और मेरा पुत्र इस नगर से चले जाएंगे। किंतु तुम अपने संस्कार भूल गई हो। अब क्या तुम मेरी जान ले लोगी? हाँ? रानी के माथे से बहता हुआ खून देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि सचमुच राजकुमारी और उसकी माँ ने मिलकर छोटी रानी से बदतमीजी की है। अरे बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बेटी के संस्कार देख चुका हूँ। रानी, अभी के अभी तुम दोनों इस नगर से बाहर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को जेल में बंद कर दूंगा। हाँ पिताजी, अगर आप इन्हें यहाँ से दूर नहीं भेजेंगे तो हम दोनों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो इस नगर में और कहीं रह भी नहीं सकता अगर ये यहाँ पर रहेंगी तो। देखिए ना, इसने मेरी माँ का क्या हाल कर दिया है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है पुत्र। अभी यदि कोई इस नगर से जाएगा तो वो बड़ी महारानी और उसकी बेटी है। निकल जाओ तुम दोनों मेरे महल से। बहुत हुआ महलों का सुख तुम्हारा। आखिरकार बड़ी रानी अपनी बेटी को लेकर उस महल से हमेशा के लिए चली जाती है। छोटी महारानी अपनी योजना को सफल होता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि आखिरकार बड़ी रानी चली गई, अब तो उसका और उसके बेटे का ही राज होगा। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या हमें इसी तरह इधर उधर भटकना होगा? माँ, पिताजी हमें प्रेम क्यों नहीं करते? बताओ ना। बेटी, आत्मसम्मान से जीने में बहुत बड़ा सुख होता है। हम जहाँ भी जाएंगे अपने सम्मान के साथ जिएंगे तो महलों से भी अधिक सुख लगेगा। और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। रानी प्रभा बेटी के साथ जंगल में रहने लगती है। वहाँ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाती है। दोनों माँ बेटी इस झोपड़ी में अपना जीवन गुजारने लगते हैं। रानी मेहनत करती और जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच देती, जिससे उन्हें आमदनी होती थी। एक दिन राजकुमारी खेलते खेलते बाहर जाती है। वो देखती है कि एक नन्ही चिड़िया पेड़ की डाली पर दबी हुई है। अरे, ये चिड़िया कितनी बड़ी मुसीबत में है। इसके ऊपर ये पेड़ की डाली गिर गई है। मैं अभी इसकी मदद करती हूँ। माँ कहती है पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। राजकुमारी पूरी ताकत लगाकर पेड़ की डाली को किनारे रख देती है और चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया बहुत खुश होती है और मीरा को धन्यवाद देती है। ओह, धन्यवाद मीरा, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। मेरे आसपास से बहुत सारे लोग गए लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझ पर ध्यान दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। प्यारी चिड़िया, मेरी माँ कहती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान। आखिर सभी जीव होते हैं ना। और छोटी सी छोटी मदद भी एक दिन हमारे बहुत काम आ सकती है। ये लो मीरा, ये जड़ी बूटी के पत्ते हैं। ये पत्ते मुझे एक साधु ने दिए थे और कहा था कि जिस दिन मैं किसी दयालु मनुष्य से मिलूं, मैं उसे ये दे दूं। ये पत्ते खाने के बाद तुम्हें तमाम जड़ी बूटियों का ज्ञान हो जाएगा। अब तुम एक वैद्य बन जाओगी। मीरा चिड़िया से वो पत्ते लेकर खा लेती है। मीरा को जड़ी बूटियों की जानकारी हो जाती है। कुछ समय बाद वो गांव की प्रसिद्ध वैद्य बन जाती है। प्रभा अपनी बेटी की कला से बहुत खुश होती है। अरे बस मन, और कितना खिलाओगी? तुम मुझे जिस तरह से खाना खिलाती हो, मैं फूलकर गुब्बारा हो जाऊंगी। बस माँ, अब और रोटियां नहीं खाई जाएगी मुझे। तुम भी तो कुछ खा लो। और वैसे भी अभी मुझे गांव में जाना है। सुना है किसी व्यापारी की बेटी बहुत बीमार है। तूने खा लिया मतलब मेरा पेट भर गया बेटा। हाँ पता है वैद्य जी, तुम बहुत व्यस्त रहने लगी हो, लेकिन अगर तुम अपने खाने पीने का ही ध्यान नहीं रखोगी तो खुद भी बीमार पड़ जाओगी। देखो ना, तुम घर से चली जाती हो तो घर सूना सूना हो जाता है। मैं अकेली हो जाती हूँ। काश तुम्हारी बहन होती तो मैं उसके साथ बैठकर बातें करती। ओहो माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं जानती हूँ तुम बहन को बहुत याद करती हो और मुझे विश्वास है वो कहीं न कहीं अवश्य जीवित है। देखना, वो खुद हमारे पास लौट कर आ जाएगी। तब तक
दरवाजे से कोई मीरा को आवाज देने लग जाता है। मीरा बेटी, अरे ओ मीरा बेटी, जरा जल्दी आओ, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं कल भी तुम्हारे पास आया था, लेकिन कल तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। जरा जल्दी करो बेटी। व्यापारी की आवाज सुनकर मीरा और उसकी माँ दोनों बाहर आते हैं। एक धनी व्यापारी की बेटी बीमार होती है, इसीलिए वो मीरा को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो उसका इलाज कर सके। माँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये व्यापारी बहुत दूर से आए हैं, तो मुझे शहर से वापस आने में कुछ समय लग सकता है, पर तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। हाँ हाँ बहन जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपकी बेटी के पास आया हूँ। आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल मत करिए, ये मेरे साथ सुरक्षित रहेगी। जैसे ही मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, मैं इसे आपके पास सुरक्षित वापस भिजवा दूंगा। मीरा व्यापारी के साथ उसके घर चली जाती है। वहाँ पर मीरा देखती है कि व्यापारी की बेटी आन्या काफी बीमार है। व्यापारी की पत्नी अपनी बेटी की सेवा में लगी हुई है। देखिए ना, हमारी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो इतनी बीमार है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ, वैद्य जी मिले क्या? और ये लड़की को आप अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? अरे थोड़ा ठहर जाओ अन्या की माँ, वैद्य जी तो मिल गए हैं, अब मैं उन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। और यही है वैद्य जी, इनका नाम मीरा है। कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेंगी और हमारी बेटी की देखभाल करेंगी। जब हमारी बेटी स्वस्थ हो जाएगी तो मैं इन्हें इनके गांव भिजवा दूंगा। एक लड़की को वैद्य के रूप में देखकर बड़ी खुशी हुई। आओ बेटा, देखो ये हमारी बेटी आन्या है। ये बहुत दिनों से बीमार है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। बड़े बड़े हकीम भी इसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मीरा व्यापारी के घर में रहकर उसकी बेटी का इलाज करती है और कुछ ही दिनों में उसकी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती है। व्यापारी और उसकी पत्नी मीरा के गुण से बहुत खुश होते हैं। अरे देखो अन्या बेटा, अगर तुम फिर से स्वस्थ हुई हो तो वो सिर्फ उनके कारण। इनका नाम मीरा है और ये जानी मानी वैद्य है, तुम्हें इनसे सीखना चाहिए, ये तुम्हारी बहन जैसी हैं। व्यापारी और उसकी पत्नी को मीरा की प्रशंसा करते हुए देखकर आन्या को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि उसके माँ बाप अब उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उन्हें तो मीरा अच्छी लगती है। अब ये कोई बात हुई भला? जब देखो तब उस नई लड़की की प्रशंसा करते रहते हैं। मेरे माँ बाप तो मुझे भूल ही गए हैं। जल्द से जल्द इस मीरा नाम की लड़की को उसके घर वापस भेजना होगा, नहीं तो मेरे माँ बाप उसके माँ बाप बन जाएंगे। आन्या व्यापारी के सामने प्रस्ताव रखती है कि अब हुआ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है, इसीलिए मीरा को उसके घर वापस भेज दिया जाए। अरे नहीं नहीं, जब से मीरा यहाँ पर आई है मैं तो बहुत खुश हूँ। एक तो पहले हमारी बेटी को उसने पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया, और तो और उसे घर के सारे काम आते हैं। खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि पूछो मत। मैं तो कहती हूँ कि उसे थोड़े दिन के लिए अपने पास रख लेते हैं। मीरा का व्यवहार तो मुझे बहुत पसंद आया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसकी और उसकी माँ की व्यवस्था यही शहर में ही कर दूँ। जब वो दोनों यहाँ रहने लग जाएंगे तो मीरा को यहाँ भी बहुत खयाती मिलेगी। वो सबका इलाज करेंगी तो शहर में लोगों का भला होगा। व्यापारी और उसकी पत्नी मीरा के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि मीरा कुछ दिनों तक उनके घर रुकने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो अपनी माँ से इस विषय में बात करेंगी। आन्या की योजना असफल हो चुकी। अरे बाबा, मैं बचपन से अकेली रह रही हूँ, लेकिन मीरा के आने से मुझे एक सहेली मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर घुमाएं। मैं भी काफी दिनों से बीमार थी, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्या मैं मीरा को अपने साथ बाहर घुमाने ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं। तुम मीरा को अपने साथ लेकर जाओ और उसे शहर दिखाओ, और सुनो, उसे कुछ अच्छा लगे तो जरूर खरीद देना। आन्या मीरा को अपने साथ बाजार घूमने के लिए लेकर जाती है, लेकिन वो उसे बाजार ले जाने की जगह पर जंगल की ओर ले जाने लगती है। तुमने तो कहा था कि
कि हम बाजार जा रहे हैं, फिर ये घने जंगलों के रास्ते होते हुए तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? डरो मत, दरअसल बाजार का रास्ता इस जंगल से होकर जाता है। इस जंगल के बाद बहुत बड़ा बाजार लगता है और वहाँ पर बहुत अच्छी चीज मिलती है, इसीलिए हम वहीं जा रहे हैं। दोनों लड़कियां आगे बढ़ने लगती है। तभी आन्या देखती है कि एक राक्षस गुफा के बाहर बड़ा सा पत्थर लगा रहा होता है और अंदर से कोई स्वयं को बचाने की बात कर रहा होता है। आन्या सोचती है अगर ये राक्षस मीरा को खा ले तो उसकी हम मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आन्या मीरा से छुपाकर एक पत्थर राक्षस की ओर फेंक देती है। कौन है वो दुष्ट जिसने मुझ पर पत्थर फेंका? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे अच्छा भोजन मिल गया है। अरे ये राक्षस तो हमारी तरफ बढ़ रहा है। नहीं नहीं, मैं आन्या को कुछ नहीं होने दूंगी। रुक जा दुष्ट राक्षस, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राक्षस गुस्से में मीरा और आन्या की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मीरा आन्या को पीछे करके स्वयं आगे खड़ी हो जाती है और वो अपने झोले से कुछ जड़ी बूटी निकालती है और राक्षस की तरफ फेंक देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए राक्षस को दिखाई देना बंद हो जाता है। मौका देखकर आन्या का हाथ पकड़ती है और दोनों लड़कियां वहां से भाग निकलती है। मैं तो यहाँ पर मीरा को खत्म करने के इरादे से आई थी, लेकिन इसने तो मेरी जान बचाई है। सचमुच आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगर मेरी कोई बहन होती तो बिल्कुल मीरा जैसी होती। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? देखो, जब कुछ मुसीबत आए तो हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमने बुद्धि से उस राक्षस को भगा दिया। मैं तो डर गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी जान बचाई। अगर मेरी कोई बहन होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। क्या तुमने सुना? उस राक्षस ने गुफा के अंदर किसी को बंद कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है, हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए या नहीं? ऐसा तो मैंने भी सुना कि गुफा के अंदर से कोई आदमी बार बार मदद के लिए पुकार रहा है। वो कह रहा था कि वो राजा है और कोई उसकी मदद करे। इसका मतलब उस राक्षस ने गुफा के अंदर हमारे राजा को बंद कर दिया है। तब तो हमें राजा की मदद करनी चाहिए। चलो हम राजकुमार के पास चलते हैं। जरूर जब उन्हें राजा के विषय में पता चलेगा तब वो अपने पिता को बचाने आएंगे। आन्या और मीरा दोनों राजकुमार अजय के पास पहुंचती है। हालांकि मीरा और अजय दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, क्योंकि काफी समय बीत चुका था और अब वो दोनों बड़े हो चुके थे। मीरा राजकुमार अजय को राजा के गुफा में कैद होने की बात बताती है। राजकुमार, आपके पिता को किसी राक्षस ने गुफा में अंदर कैद कर दिया है। आपको उनकी मदद करनी चाहिए राजकुमार, और अपने पिता को वहां से सुरक्षित वापस लेकर आना चाहिए। क्या तुम दोनों ये क्या कह रही हो? पिताजी अभी कल ही वन विहार के लिए निकले थे और आज उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। लेकिन क्या फायदा, अब उनके लिए राक्षस से लड़ना तो नहीं जाऊंगा ना मैं। कहीं वो राक्षस मुझे ही कुछ कर दे तब क्या होगा? वैसे भी अब पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें बचाकर भी कोई फायदा नहीं है। मीरा और आन्या जब राजकुमार के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तब उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। तभी आन्या की नजर एक साधु पर पड़ती है। दोनों साधु महात्मा के पास पहुंचती है और उन्हें पूरी बात बताती है। राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए उन्हें जादुई गुफा में कैद कर दिया है। लेकिन राजा को जादुई गुफा से निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। केवल और केवल राजा की संतान ही उन्हें गुफा से बाहर निकाल सकती है, अन्य किसी में शक्ति नहीं है। किंतु महाराज, राजकुमार तो राजा की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। लेकिन आन्या और मीरा दोनों राजा को इस प्रकार छोड़कर नहीं जाती है।
मीरा सोचती है कि राजा तो पूरी प्रजा के पिता होते हैं। अगर वो माँ से राजा को अपना पिता मानकर एक बार फिर से गुफा का दरवाजा तोड़ने का प्रयास करे तो शायद गुफा का दरवाजा टूट जाए। आखिर दोनों अपनी पूरी ताकत से गुफा का दरवाजा खोलने का प्रयास करती है और गुफा खुल जाती। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने इस गुफा से बाहर निकाल कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बच्चियों। मैं तुम दोनों का ये उपकार कैसे चुका पाऊंगा। उपकार की कोई बात नहीं है महाराज, किंतु हमें ये दुख हो रहा है कि आपके पुत्र राजकुमार आपकी मदद करने के लिए नहीं आए। उनका कहना था कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं और आपको गुफा से बाहर निकाल कर कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे पुत्र से सावधान रहिए। इतना कहकर आन्या और मीरा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी साधु वहाँ पर आ जाता है और राजा को बताता है कि ये दोनों आपकी बेटियां हैं। राजा उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बेटियों को छोड़ दिया, लेकिन अंत में उसकी बेटियों ने ही उसकी जान बचाई। रानी, मुझे क्षमा कर दो। पुत्री पैदा होने पर मैं तुम्हारा कितना अपमान करा था, लेकिन देखो आज हमारी दोनों पुत्रियों ने मेरी जान बचाई है। चलो चलो घर लौट चले। राजा रानी को लेकर और अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजमहल की ओर चला जाता है। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी भी आन्या को राजा के साथ भेज देते हैं। बेटी के जाने से वो दुखी थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि आन्या को उसका असली घर मिल गया। राजा अपने दोनों बेटियों को राज्य सौंप देते हैं और छोटी महारानी और राजकुमार को नगर से बाहर निकाल देते हैं।